अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन उसका। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम एक्सरसाइज नंबर क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखें, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया आपको। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो आपके पास डेफिनेशन बेस्ड जो है वो एक्सरसाइज है। मतलब डेफिनेशंस, अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले जो डेफिनेशंस आते हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो सारी की सारी इसमें उनका सोल्यूशन लिखा हो गया है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे, इसमें क्या है, अगर इनकी डेफिनेशंस आपको पता है तो आपको इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है वो इनमें से नल मैट्रिक्स कौन सा होगा, उसके अलावा आपके पास रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं इसमें से बताता जाता हूँ आपको कि इसमें से आपके पास जो है वो नल मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखें कि जो आपके पास फर्स्ट लिखा गया है कि मैट्रिक्स ए जो है वो, ये जो मैट्रिक्स ए है दैट इज 0 0 0, यानी कि इसमें सारे के सारे एंट्रीज 0 0 के बराबर है। तो अगर आप इसमें देखें तो नल मैट्रिक्स ए को कहा गया है नल मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको ये कहती है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एंट्रीज जितने भी हों वो 0 के बराबर हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये नल मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड वाले में आप आ जाएं तो बी वाले को वो कह रहा है कि वो ये रो मैट्रिक्स है आपके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास जो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही रो है तो ये आपके पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है सी को उसने क्या कहा है, ये जो सी मैट्रिक्स है इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा गया है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहा गया है? कॉलम मैट्रिक्स इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। अगर आप ये देखें 4 0 6, तो ये पूरा एक ही कॉलम में आता है, ये पूरा एक कॉलम बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। देन आप डी पे आ जाएं। डी को क्या कहा गया है? जो डी मैट्रिक्स है ये 1 0 0 1 है। ठीक है, तो ये जो डी मैट्रिक्स है ये बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स है जिसका दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये 1 0 0 1 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो इसलिए इसको जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स एक ही नाम है दोनों, तो उसकी डेफिनेशन में आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्यों है। ठीक है, ये 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये जो ई वाला है, जो ई है ये बेसिकली नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, और इसको आप और नाम भी ले सकते हैं, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी क्या, सॉरी, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम भी है, रो भी है। ठीक है, और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, यानी कि मैन जो है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि एक एंट्री इसके अंदर ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद एफ वाले पे अगर आप आ जाएं तो ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास एक ही कॉलम है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी डेफिनेशन बेस्ड बात की गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी कि कुछ ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलती जुलती टर्म्स हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, अब ये कुछ इसके पार्ट्स हैं, इनको देखते हुए हम इनको सोल्यूशन करते जाते हैं। यानी कि ये ऑलमोस्ट जो है वो 9 10 पार्ट्स बनते हैं, उसके हिसाब से हम इसका सोल्यूशन करते जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में अगर हम देखें स्क्वायर मैट्रिसेस को, सबसे पहले पार्ट में आ जाते हैं कि ये जो आपके पास 9 मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ये सारे के सारे, इसमें हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिसेस होती क्या हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हमें उसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए पार्ट के सोल्यूशन में क्या कहा गया है कि 3 4 और 8 जो पार्ट है यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं। मतलब कि क्या हुआ कि उनका जो है वो ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम कैसे है, अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के ऊपर जब हम आते हैं तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिसेस है दैट इज ए इक्वल्स टू 2 1 0 1।
ठीक है, मतलब ऐसे ही मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स लिखा है। अब देखें इसमें आपके पास जो है वो दो रोज़ हैं, सॉरी दो कॉलम्स हैं और ये दो रोज़ आ जाती हैं। ठीक है, अगर हम इन पे गौर करें तो दो रोज़ और दो कॉलम हैं, तो इसका मतलब है रो इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, और जो है वो कॉलम इज़ इक्वल्स टू आपके पास 2 है। तो दैट मीन्स रो और कॉलम ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पे गौर करें तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखें दो रोज़ और दो कॉलम है। इसी तरह 4 और जो आपके पास 8 है, 4 में भी आप देखें दो रोज़ और दो कॉलम है, और उसके बाद 8 में अगर आप देखें तो तीन रोज़ और तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दैट मीन्स कि ये जिन ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रोज़ और कॉलम सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट बी पे आते हैं। बी में वो क्या कह रहा है कि 1 2 5 6 7 और 9 ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। ठीक है, क्यों? उनके अंदर जो रोज़ और कॉलम की तादाद है वो क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब ये कि 1 2 5 6 7 और 9 अगर आप इन पे देखें तो उनमें जो है वो रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप यूँ कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद सेम ना हो उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिनमें सेम हो उसको स्क्वायर कहते हैं। वो हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं वन के ऊपर। वन को क्या कह रहे हैं, देखें आप इसमें दो रोज़ हैं, ठीक है, और तीन कॉलम्स हैं। ये जो वन मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स कि जो है वो आपके पास इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आपके पास टू मैट्रिक्स जो है ये वाला भी, इसमें देखें एक कॉलम है और तीन रोज़ आ जाती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये तीन रोज़ हैं और एक पूरा कॉलम है, तो इसमें भी सेम नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आप 5 6 और 7 को देखें। 5 में भी आपके पास तीन रोज़ हैं और दो कॉलम हैं, ये भी सेम नहीं है। उसके बाद आपके पास है 7। ठीक है, 7 में वो क्या कह रहे हैं, 7 में भी आप देख सकते हैं तीन रोज़ हैं और आपके पास दो कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद 9 पे आते हैं। ठीक है, 9 कौन सा वाला, ये इसमें आप देखें दो रोज़ हैं, तीन रोज़ हैं और दो कॉलम है, तो ये भी आपके पास डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सी की वो बात कर रहा है कि जो सी पार्ट है उसमें जो है 6 एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके अंदर एक ही रो है, तो 6 की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही रो है, तो ये सिर्फ आपके पास क्या होगा, ये रेक्ट रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन डी पे चलते हैं। 2 and 7 आर कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज दे हैव ओनली वन कॉलम, 2 और 7। ठीक है, 2 के अंदर एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद 7 जो है वो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। उसके अलावा इसको हमने रेक्टेंगुलर भी कहा है, उसके अलावा ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक है जी, मतलब एक मैट्रिक्स की डिफरेंट रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही होगा, एक ही नाम उसको देंगे, तो इसमें चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ई पे आ जाते हैं। ई में वो क्या कह रहा है कि 4 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज बिकॉज इट्स डायगोनल आर 1 एंड नॉन डायगोनल आर 0 एलिमेंट। यानी कि डायगोनल का मतलब होता है कि ये वाली जो स्लॉट होती है ना, ये वाली स्लॉट मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो आती है ना, ये आपके पास ये डायगोनल स्लॉट होती है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि ये जो आपके पास है ना, ये डायगोनल स्लॉट इसमें 1 होना चाहिए, तभी हम उसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 0 नॉन डायगोनल स्लॉट, यानी कि ये वाली 0 होनी चाहिए और ये वाली 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 हो तो उसको यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। तो आइडेंटिटी यूनिट का मतलब एक ही होता है, तो उसको आप यहाँ से कह सकते हैं कि यूनिट और आइडेंटिटी का मतलब सेम है, तो इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर। इस तरह 3 by 3 जो ऑर्डर होता है उसमें तीन रोज और तीन कॉलम होते हैं, वो आप बड़े लेवल पे यानी कि बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर एफ। ठीक है, एफ में जो 9 है वो नल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसके सारे एंट्रीज जो है वो आप देख सकते हैं जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है जी, तो इसको अभी हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आप 3 क्वेश्चन पे आ जाएं। 3 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाइड डायगोनल स्क्वायर सॉरी स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपने थर्ड पार्ट में डिफरेंट 3 नाम आए, उसमें हमने
नई आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आप ये बताएं कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, बी कौन सा है, सी डी ई ये कौन कौन से हैं। अब जो डी ए जो है वो स्केलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल में एंट्रीज सेम है। ठीक है, एंट्रीज सेम होने का मकसद क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि जो है अगर आपके पास किसी फॉर एग्जांपल किसी कोई आपके पास जो है वो मैट्रिक्स है जिसमें वन वन मैंने कहा था, तो इसको आइडेंटिटी बोला था। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें ए को क्या कहा है उसने कि ए स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि डायगोनल स्लॉट सेम होने चाहिए एलिमेंट्स, वन के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, तो वो आपके पास वन के अगर वन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर स्केलर तो नहीं बनेगी ना। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये डायगोनल स्लॉट में आपके पास अगर एलिमेंट सेम हो, ठीक है, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो है आपके पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद बी में आते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है आपको कि जो डायगोनल स्लॉट है, दैट मीन्स आपके पास बी जो है ये वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह लिखा गया। ठीक है, तो 2 - 1 और 0 0। ठीक है, यानी कि 2 - 1 0। ठीक है, और 0। ठीक है, अब ये इसमें जो डायगोनल स्लॉट है वो आपके पास कौन सी वाली है, ये डायगोनल स्लॉट है। इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो है यानी कि ज़ीरो नहीं है, और जो नॉन डायगोनल स्लॉट है यानी कि डायगोनल के अलावा जो स्लॉट है उसके अंदर ज़ीरो एंट्रीज आ गए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि डायगोनल स्लॉट के अंदर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अलावा जो दूसरी स्लॉट है ये वाली इसके अंदर आपके पास जो है वो 0 0 होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सी मैट्रिक्स को क्या कहा गया है, सी मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये वाला देखें 1 0 0 1, 1 1 0 0, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद डी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डी की क्योंकि देखें अब इसके अंदर जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो डायगोनल स्लॉट है, नॉन डायगोनल स्लॉट है, उसके अंदर 0 0 आ रहे हैं, तो ये आपके पास डी भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ई मैट्रिक्स को क्या कहा है उसने, ई मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा है। कैसे, 5 - 2 3 करेंगे तो 2 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 सेम हो जाएंगे। तो सेम डायगोनल स्लॉट के अंदर अगर सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे और बाकी 0 0 होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉल्व भी किया हुआ है उसने। तो ये सेम एलिमेंट्स आ गए तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट एक जो है नॉन ज़ीरो डायगोनल एंट्री होनी चाहिए मैट्रिक्स के अंदर, उस डायगोनल स्लॉट के अंदर, तो बाकी जो है वो ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, मैं बाकी स्केलर के बारे में भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि फाइंड नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हैं इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का मतलब ये होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारे एलिमेंट्स जो अंदर एंट्रीज पड़ी हुई है ना उनको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। मैं एक पार्ट आपको इधर सॉल्व करके देता हूँ। तो बहुत इजी है ये, मतलब इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स कुछ यूँ लिखा हुआ है, 1 0 एंड -1, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो इसको आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ये करना है कि माइनस से इस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस, और आप इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दें हर एंट्री के साथ। तो इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1 आ गया। ठीक है, ज़ीरो के साथ ना हम ज़ीरो के साथ हम ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, तो 0 0 ही रहेगा। देन आपके पास इसको जब साथ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए का पहले मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड हो गया। अगर आप नेक्स्ट पार्ट्स पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो इजी है बड़ा फाइंड करना। अब दूसरे पार्ट में देखें, बी के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन साथ ऊपर से देख सकते हैं आप, तो इसके साथ प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और इसके साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। बस सिंपली जिनके साथ प्लस होगा उनके साथ माइनस लिख देना है, सारी एंट्रीज के साथ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह इसमें भी देखें, इनके साथ प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, इसके साथ भी प्लस था, इन सब के साथ प्लस प्लस था, तो ये सारे के सारे सी में जो है वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद डी में अगर आप देखें
तो डी में इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस, इसके साथ सॉरी इसके साथ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस हो गया, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरह ई के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब माइनस को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मैं पहला पार्ट आपको करके बताता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक मकसद ये होता है कि रोज़ को आप कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज़ में कर दें। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये मैं पहला पार्ट यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए इज इक्वल्स टू 0 1 और -2। ठीक है, 0 1 और -2। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज आपको निकालना आना चाहिए। जब जैसे ही हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ हो जाएगा, ए के ऊपर छोटा सा टी लिखना है आपने। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 स्टेप लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद 0 और 1 और -2। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसके ऊपर छोटा टी, अब ये टी आपने अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ये टी यहाँ से, तो इधर से ऊपर से टी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, पता तो चले ना आपने ट्रांसपोज किया है। तो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट यूँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बड़ा सिंपल है ये। पहली रो ये बनती है ना, पहली रो के अंदर 0 आता है, पहली रो को आप पहले कॉलम में चेंज कर दें, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरी रो ये दूसरी रो में सिर्फ 1 आ रहा है तो 1 आप इधर लिख दें, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरी रो में आपके पास ये आ रहा है -2 तो आप -2 लिख दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। मतलब ये कि ये 3 रोज थी वो 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं, 1 2 एंड 3। बस सिंपल आपने ये करना है। इसी तरह अगर आपके पास मतलब क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन हो, मतलब कोई और क्वेश्चन हो, तो उसमें भी आप इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं। मतलब अब आप देखें कि आप इस पे आ जाएं, ये रोज वाला है सारा का सारा, ये सारी रो पूरे एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे सोल्यूशन हुआ है जो मैंने अभी किया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज पूरी रो एक जो है पूरे कॉलम में कन्वर्ट होगी। इसी तरह सी वाली ये पूरी रो कॉलम में थी तो ये रो में कन्वर्ट होगी, और ये दूसरे वाला कॉलम ये वाला सी वाला अगर आप देखें यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा एक कॉलम पहली रो बन जाएगी, और ये दूसरा पूरा का पूरा कॉलम ये दूसरी रो बन जाएगी। ये देखें पहली रो दूसरी रो। इसी तरह डी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें देखें क्या कहा गया, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल्स टू दिस बी इज इक्वल्स टू देन फाइंड ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले ए वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला पार्ट बहुत इजी है, मतलब बी भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, जिनको ट्रांसपोज निकालना आता है वो इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपके पास ए किसके बराबर है। ठीक है, तो हम ए को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ए आपके पास क्या है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, तो इसमें आपने क्या करना है, आप देखें ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, उसने कहा है कि ये चीज़ फाइंड करें, प्रूव करें। हम ये लेफ़्ट साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हमने प्रूव करनी है कि ये राइट साइड, यानी कि ए आंसर हमारा आना चाहिए। सिंपल ये है। तो अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज लूँगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ में सॉल्व करूँगा। ए का ट्रांसपोज लूँगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से ए का ट्रांसपोज लूँगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये पहली रो जो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 2, पहला कॉलम बन गया पहली रो, और दूसरी रो जो है वो ये दूसरा कॉलम बन जाएगी, दैट इज 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखें क्वेश्चन के अंदर, देखें आप गौर से, तो उसने कहा है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसपोज मैंने लिया है इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूँ मैं। तो जब मैं अगेन ट्रांसपोज लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जब मैं अगेन ट्रांसपोज लूँगा, अब देखें ए ट्रांसपोज की वैल्यू का अगेन ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ये पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी 1 0। ठीक है, और दूसरी रो जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम बन जाएगी। ठीक है,
तो अब ये देख सकते हैं ये किसके बराबर है, ये पूरी चीज़, ये जो हमारे पास आंसर है ये बेसिकली किसके बराबर, ये वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू है। तो मैं इसकी जगह पे ए पुट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह पे मैं जब ए लिखूंगा तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया कि ए ट्रांसपोज का जो आंसर, ए ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज का जो बेसिकली आंसर है वो ए के बराबर है। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट साइड। ठीक है, तो हमने जो है वो इसको यहाँ से इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरह आपके पास बी वाला आपने करना है यहाँ से। ठीक है, तो ए वाला मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, बी वाला बिल्कुल सिंपल ऐसे होगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज थी जिसको हमने कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको बताया 1.2 का। ठीक है, क्लास 9 की मैथमेटिक्स 1.2 का। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों के साथ लाइक करें, सॉरी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।